नमस्कार दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद के विशेष सत्र के आयोजन की बात कही। यह सत्र आयोजित होगा 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। और जैसे इस सत्र के आयोजन की बात हुई, इसके बाद एक देश एक चुनाव की चर्चा चालू हो गई, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसमें 7 और लोग बाद में जोड़े गए, जिसमें एक नाम था विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी ने इसे डमी कमेटी बताते हुए इसमें से अपना नाम वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हुई, वैसे ही देश में विपक्षी पार्टियों ने इसको संघवाद पर हमला बताया। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत राज्यों का संघ है, अगर एक समय में चुनाव करवाए जाएंगे तो ऐसे में यह भारत के संघवाद पर हमला होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया गया और संघवाद का अर्थ क्या है। क्या भारत का संघवाद वैसा ही है जैसे कि यूएसए का संघवाद? तो चर्चा करेंगे पूरी इस वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। बात करते हैं संघवाद की, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 1 की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि आर्टिकल 1 साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब इस चर्चा को यहां से छोड़कर चलते हैं थोड़ा सा हम आजादी के पहले। बात है 1905 की, जब बंगाल के विभाजन की बात हुई। बंगाल के विभाजन के बाद यह लगने लगा कि देश में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए, और इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी की एक बात है जी, वहां पर तमिल और तेलुगु लोगों के बीच में आपसी कलह चल रही थी। ऐसे में तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमें मद्रास से अलग होना है और हमें अपना एक सेपरेट लैंड चाहिए जो कि तेलुगु स्पीकिंग लैंड हो। इस बात को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 1917 में कहा कि भाई तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य होना चाहिए। 1920 में नागपुर का सेशन था और नागपुर के सेशन में कांग्रेस ने इस बात को स्वीकार किया कि आजादी के बाद हम भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। लेकिन 1940 आते आते देश में धार्मिक आधार पर राज्यों की मांग तेज हुई। 1946 में 16 अगस्त को, जिस समय मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू किया और उसके बाद देश में दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए और भारत 2 पार्ट में टूट गया। यह पार्ट था पाकिस्तान और भारत। इस तरीके से देश की बड़ी पार्टियों को लगने लगा कि देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो चुका है। ऐसे में अगर भाषाई राज्यों को अभी माना गया तो हो सकता है कि देश में और टुकड़े हो जाएं। इस बात को लेकर फिलहाल 1947 में इस मुद्दे को शांत रखा गया और 1950 में जो राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया अपनाई गई उसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी कहा गया। जहां पर पार्ट ए में लिखा गया उन राज्यों की बात की गई जो ब्रिटिश सरकार के अंदर प्रोविंसेस थे। पार्ट बी में वो रखे गए जो प्रिंसली स्टेट थे। पार्ट सी में रखे गए कमिश्नरीज और पार्ट डी में रखा गया अंडमान निकोबार को। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी और यह मांग मुख्यतया उठ रही थी दक्षिण भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम था धर कमेटी। धर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और धर कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें राज्यों का निर्माण करना है तो वह ज्योग्राफिकल बेस हो या इकोनॉमिकल बेस हो। इस बात को लेकर चर्चाएं फिर गर्म होने लगी। तो 1949 में एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की लीडरशिप में यह कमेटी बनाई कांग्रेस ने। और कांग्रेस की इस कमेटी ने भी यह कहा कि वर्तमान समय में भाषाई आधार पर राज्य नहीं होने चाहिए। इसके बाद तो आंध्र प्रदेश में आग लग गई थी। पोट्टी श्रीरामुलु, जी हाँ, उन्होंने तेलुगु लैंड को लेकर अनशन शुरू किया और यह अनशन बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा कि 52 दिनों के अनशन के बाद 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। एक आंदोलन जो भाषाई आधार पर चल रहा था वह अभी तक अहिंसक था, लेकिन तभी उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन हिंसक हो गया। अब सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था और सरकार ने 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया और यह राज्य तेलंगाना, इसके अतिरिक्त रायलसीमा और सीमांध्र को मिलाकर बनाया गया।
और इसे नाम दिया गया आंध्र प्रदेश। इसके बाद तो पूरे देश में भाषाई आधार पर राज्यों को लेकर मांग बढ़ गई। 1953 में फिर सरकार ने फजल अली कमेटी बनाई और इस कमेटी को कहा कि वह भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण पर अपनी रिपोर्ट दें। 1956 में यह रिपोर्ट आती है, तब स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट लागू होता है और 7वां अमेंडमेंट होता है। इसके तहत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की जो प्रक्रिया चल रही थी, इसकी जगह पर केवल शुरू किया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रृंखला, जहां पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसके बाद तो बाकी राज्यों में भी डिमांड शुरू हो गई कि भैया हमें भी चाहिए भाषाई आधार पर राज्य, और ऐसे में गुजरात बनाया गया, महाराष्ट्र बनाया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, और बाद में पंजाब में भी हरियाणा और पंजाब बनाया गया। 1971 से लेकर 1987 तक में कई सारे राज्य बनाए गए और इन राज्यों में आप मुख्यतः देखेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य ज्यादा बने, जहां पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बाद में सिक्किम को भी इसमें ऐड कर लिया गया। 1975 में सिक्किम भारत का भाग बनता है। इसके अलावा हमने पुदुचेरी और पुर्तगाल से लिया गोवा, दमन और दीव को। इस तरीके से 1987 आते आते भारत में कई सारे राज्य बन चुके थे और इसमें राज्य भाषाई आधार पर थे। सन 2000 में फिर राज्यों का निर्माण किया गया। इसमें 3 राज्य बनाए गए, मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़, बिहार से काटकर झारखंड और यूपी से काटकर उत्तराखंड। इसके बाद भी मांग शांत नहीं हुई, क्योंकि 1953 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को भी जोड़ा गया था और तेलंगाना की मांग बहुत पुराने समय से चल रही थी। ऐसे में 2014 में तेलंगाना को भी एक राज्य बनाया गया। 2019 में सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को खत्म किया और इसको 2 यूटीज में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। जहां पर लद्दाख यूटी बना, वहीं पर जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को स्वीकार किया गया। फिलहाल अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हुए हैं। 2019 में कौन परिवर्तन किया गया, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को एक साथ जोड़ दिया गया और इसे एक ही यूटी बना दिया गया। इस तरीके से आपने देखा कि भारत में कई सारे राज्य बने, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी और राज्यों की मांग नहीं चल रही है। पूर्वोत्तर में गोरखालैंड और बोडोलैंड की बात चल रही है, वहीं पर महाराष्ट्र में विदर्भ की बात चल रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बीच का पार्ट जहां वो जुड़ते हैं, पठारी क्षेत्र जो है, उसको लेकर बुंदेलखंड की बात चल रही है। वहीं पर गुजरात में सौराष्ट्र की बात चल रही है। ऐसे में कई सारे राज्यों की मांग अभी भी चल रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस बातों को अभी प्रमुखता से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कौन जानता है कि राजनीति कौन सा करवट लेगी। अब बात करते हैं भारत के संघवाद की, अर्थात यूनियन एंड इट्स स्टेट्स का मतलब क्या है। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर देखिए 2 तरह की प्रक्रिया होती है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी। देखिए जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का वेल डिफाइंड डिवीजन होता है, वहां पर होता है फेडरल, लेकिन जहां पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है उसे कहते हैं यूनिटरी। अगर हम यूके की बात करें तो वह एक यूनिटरी कंट्री है, लेकिन भारत या अमेरिका की बात करें तो यह यहाँ पर फेडरल कंट्री के फॉर्मूले को स्वीकार करता है। लेकिन भारत में फेडरल के सभी फीचर को स्वीकार नहीं किया गया। यहां पर कनाडा से इंस्पायर्ड होकर यूनियन की प्रक्रिया स्वीकार की गई। अब दोनों का अंतर समझिए। B.R. अम्बेडकर से जब यह पूछा गया कि आप तो हर समय फेडरल की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से आपने संविधान में यूनियन लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तो B.R. अम्बेडकर ने अपनी बात को यहाँ पर सही तरीके से साबित किया और कहा कि देखिए फेडरल और यूनियन का जो बेसिक डिफरेंस है वो स्टेट के बनने की प्रक्रिया को लेकर है। यहां पर उन्होंने साफ कहा कि भाई फेडरल में जो राज्यों का निर्माण होता है वह एक ट्रीटी के तहत होता है और राज्यों के पास अधिकार होता है कि वह अपने आप को केंद्र से अलग कर लें। लेकिन हम यूनियन की बात करें तो यहाँ पर राज्यों का निर्माण आपसी संधि का परिणाम नहीं है और राज्यों के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को केंद्र से अलग कर लें। उन्होंने यहाँ पर समझाया कि यूनियन और फेडरल का मतलब क्या है। अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें तो भारत में यूनियन गवर्नमेंट है, ऐसे में राज्यों के पास अपने अधिकार हैं, लेकिन राज्यों के अधिकार यहाँ पर सीमित हैं। वह केंद्र की अपेक्षा कम माने जाते हैं, जैसे डिफेंस का मुद्दा, कम्युनिकेशन का मुद्दा, करेंसी का मुद्दा, बैंकिंग का मुद्दा, फॉरेन अफेयर्स का मुद्दा, इन सब मुद्दों में केंद्र को सुप्रीमेसी है। यहां तक कि कंकरेंट लिस्ट के भाग को देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट में भी अगर राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसी दिक्कतें आती हैं जहां पर दोनों नियम बनाते हैं तो केंद्र सरकार का नियम यहां पर लागू हो जाता है। अगर हम बात करें शेड्यूल लिस्ट की तो यहां पर भी अधिकार जो है वो केंद्र को दिए गए हैं। इस तरीके से भारत का जो संघवाद है वह लिमिटेड है, वह एब्सोल्यूट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ऐसे में जो पार्टियां यह कह रही हैं कि संघवाद पर हमला है, 1952 में जब पहली बार चुनाव हो रहे थे तो उस चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। तो क्या 1952 में यह संघवाद पर हमला था? 1957, 1962, 1967 में भी एक देश एक चुनाव हुए थे, तो ऐसे में क्या वह संघवाद पर हमला था? देखिए, बात यहां पर संघवाद के हमले की नहीं है, बात यहां पर है कि आखिर एक देश एक चुनाव को लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि कई सारी राज्य सरकारें हाल में बनी हैं और कई सारी सरकारों के एक साल ही पूरे हुए हैं और कई जगहों पर चुनाव होने हैं। तो हम इस प्रक्रिया को धीमे धीमे लागू कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को एक साथ लागू करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाएगा और वहां जानते हैं जब संवैधानिक बहस होगी तो कोई भी रिजल्ट वहां पर आ सकता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा करना लाजमी है और होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में चर्चा की जगह होनी चाहिए, लेकिन चर्चा सही तरीके से हो, ऐसा ना हो कि एक पार्टी यहाँ पर अपनी सारी बातों को थोपने का प्रयास करे। ऐसे में हम लोगों ने बात करी देश में जो संघवाद पे हमले को लेकर राहुल गांधी का स्टेटमेंट था। उम्मीद करता हूँ आपको यह सारा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।